स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैम आप क्लास 10th के भी लेक्चर्स अपलोड करो। तो हेयर वी आर, हम क्लास 10th के बिल्कुल डिटेल्स लेक्चर पढ़ेंगे जहां पर हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये डिटेल सीरीज है जहां पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे। यस, द लेक्चर विल गो अबव योर लाइक टाइमिंग कि हाँ बड़े लेक्चर्स होंगे, पर आपको हर एक वर्ड क्या होगा क्लियर होगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से ही वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि जो ये लाइफ है, इस लाइफ को जीने के लिए जो जो प्रोसेसेस कंडक्ट होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब वहीं पर सबसे स्टार्टिंग में हमारी एनसीईआरटी लिखती है जहां से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइफ है, life is a characteristic feature of living organism. Life is a characteristic feature of living organism. अब ये characteristic का मतलब क्या है? अब बेटा जब भी आपको बायो के अंदर characteristic feature या characteristic word मिले, इसका मतलब होता है exclusive to that person. मान लो अगर हमने बोला कि एक बेंच है, तो क्या ये बेंच जो है, क्या ये लाइफ टाइम या हमने इसको कट कर दिया तो कट करने के बाद रीग्रो हो सकता है? नहीं हो सकता। एक पेंसिल है, एक पेंसिल को हमने शॉर्प कर दिया तो ये क्या दोबारा से रीग्रो कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही लाइफ एक फिनोमिना है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही क्या है, बना है। तो उसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब है कि जो फीचर सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी ऑर्गेनिज्म के पास ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस? लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहीं पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, What the NCERT asking कि डिफरेंस बताओ। चलो ठीक है, लाइफ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही लाइफ है। तो आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। व्हाट इज अलाइव एंड नॉट अलाइव का मीनिंग क्या है? अलाइव का मीनिंग होता है कि दोज आर लिविंग, जो जी रहे हैं या जो जीने लग रहे हैं या जो हमें सराउंडिंग में दिखते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइव बोलते हैं। नॉन अलाइव का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नॉन अलाइव रिलेटेड टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ एक लिविंग को लिविंग क्यों कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि हमने पढ़ तो लिया कि लाइफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है, पर ये लाइफ है क्या, इसलिए हमें ये लाइफ वर्ड है क्या, व्हाट इज दिस लाइफ वर्ड। ये लिविंग को लिविंग क्यों कहा जाता है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है, आप ये हमें समझाइए, ऐसा क्यों है। तो उसके एग्जाम्पल हमें किस तरह से मिलते हैं कि हमने क्या देखा, कुछ एनिमल्स को स्टडी किया। जब हमने कुछ एनिमल्स को स्टडी किया और उस एनिमल्स में से हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक बॉय आया, उस बॉय ने किसी से पूछा, भाई पूछ लो, उसने पूछा कि ये जो डॉग है ये डॉग लिविंग है, अच्छा तू बता ये लिविंग क्यों है। तो उसने बोला कि भाई डॉग मुझे भागता हुआ दिख रहा है, रनिंग करता हुआ दिख रहा है, तो ये तो लिविंग है। तो वहीं पर एक काऊ भी बैठी हुई थी। अच्छा तो ये बताइए काऊ लिविंग क्यों है। वो काऊ क्या थी, बेचारी खाना खा रही थी, कह रही ये च्यूइंग कर रही है तो ये भी क्या है, लिविंग है, चबा रही है, ये भी लिविंग है, भाई मूवमेंट तो मुझे देखने को मिल रही है। तो वहीं पर बोला अच्छा ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये बता ये लिविंग क्यों है। तो बोले ये आदमी है, कितना चिल्ला रहा है, इसका मुंह बंद करो भाई, ये शाउट कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है, तो ये भी लिविंग है। मतलब एक बॉय ने जब किसी से ये क्वेश्चंस पुट अप किए तो उसने सिर्फ आंसर्स किस बेसिस पर किया, अगर आपने यहाँ पर एक कॉमन चीज नोटिस की, उसने आंसर किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट के बेसिस पर आंसर कर दिया। अब ये बॉय था बहुत समझदार, था, इसने बोला अच्छा मूवमेंट के बेसिस पर मैं कुछ करता हूं जहां पर मूवमेंट ही ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो उसने बोला कि ये सारे के सारे क्या है, सो रहे, ये सारे के सारे क्या है, सो रहे, स्लीपिंग, दे ऑल आर स्लीपिंग। अब बता ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसने बोला कि जहां पर मुझे ब्रीदिंग, मुझे सांस लेते हुए दिख रहे, तो वहां पर मुझे क्या बता दिया गया कि भाई ये तो लिविंग है।
अब उसने क्या देखा कि डॉग उसे सांस लेता हुआ दिख रहा है, काऊ उसे सांस लेती हुई दिख रही है, पर मैन है वो दिख ही नहीं रहा उसको सांस लेता हुआ जब वो सो रहा है। इट मीन्स यहां से हमें क्या पता चला कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कैन बी विजिबल फॉर्म, दिख भी सकती है ब्रीदिंग कि भाई हम सांस ले रहे हैं तो विजिबल है, पर देर इज ऑल्सो ए पॉइंट जहां पर हम सांस ले रहे हैं वो हमें विजिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है। तो उसने ये बोला ठीक है ये सो रहे हैं, पर सोते हुए जो सांस ले रहे हैं वो सांस लेता हुआ जो भी पर्सन है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो विजिबल हो सकता है और विजिबल नहीं भी हो सकता, नॉट विजिबल। तो बोला कि अब बता क्या ये लिविंग नहीं है? तो जो तू मुझे कह रहा था कि मैं मूवमेंट को देखकर बता रहा हूं कोई पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो क्या ये तेरी स्टेटमेंट ठीक है कि जो मूवमेंट कर रहा है वो लिविंग हो गया? अरे ये जो सो रहा है इसमें मूवमेंट दिख भी सकती है और मूवमेंट नहीं भी दिख सकती, तो क्या ये नॉन लिविंग हो गए? तो यहीं पर हमने दोनों को क्या कंसिडर किया है, बोथ आर अलाइव, दोनों के दोनों क्या है, अलाइव। तो यही स्टेटमेंट को एनसीईआरटी ने हमें क्या लिख कर दिया कि द विजिबल मूवमेंट्स, इसी पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने हमें क्या बोला, द विजिबल मूवमेंट्स, या बोल सकते हो इस बात का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें किसी को लिविंग और नॉन लिविंग बताना है तो वो लिविंग और नॉन लिविंग आप सिर्फ मूवमेंट को देखकर नहीं बता सकते हो। तो विजिबल मूवमेंट डू नॉट या डजंट give definition of alive or not alive। तो मूवमेंट हमें अलाइव और नॉट अलाइव की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करती है, मूवमेंट डज नॉट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ अलाइव एंड नॉन अलाइव। तो बोला ये मेरी बात सही है। वो कह रहा है जो ये पर्सन था, और आपको पता है पर्सन क्या था, ये ऐसा पर्सन था जो कह रहा है मैं तो नहीं मानता, और ये बेचारा बॉय समझा समझा के थक गया, और उसने अब लगा ली कैप, अब उसने अपनी कैप पहन ली, अब ये इसको समझा के रहेगा। ये कैप चोंच जैसी क्यों दिख रही है भाई? अब उसने कैप पहन ली और ये कैप पहन के बोला कि मैं तेरे को समझा के रहूंगा। उसने बोला कि चल प्लांट्स की बात करते हैं, कोई भी प्लांट। अब ये जो प्लांट है, अगर ये प्लांट ग्रीन है तो ग्रीन है ये, तो ये क्या हो गया, अलाइव हो गया, क्योंकि ये खाना बना रहा है। ठीक है, तो इट इज प्रिपेयरिंग फूड, ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयरिंग फूड, तो ये क्या हो गया, अलाइव हो गया। ठीक है भाई मोटू मान जा, ग्रीन है, इट इज प्रिपेयरिंग फूड, और ये क्या हो गया, अलाइव हो गया। ओके, तो कह रहा वो, फिर उसने बोला अच्छा मैंने कोई नॉन ग्रीन प्लांट लिया, ठीक है, तो नॉन ग्रीन प्लांट लिया, तो मुझे ये बता क्या ये नॉन ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है? पहली बात, क्या ये नॉन ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है, या आप बोल सकते हो कलरफुल प्लांट। अब ऐसे प्लांट भी होते हैं कि जिसके ऊपर कलरफुल लीव्स होती है। यहाँ पर अगर हम लीव्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी भी लीफ है जो बिल्कुल ग्रीन होती है, हमारे पास ऐसी भी लीफ है जो बिल्कुल क्या होती है, ग्रीन होती है, और हमारे पास ऐसी भी लीफ है जो ग्रीन ना होकर डिफरेंट कलर्स की होती है, तो उसने बोला कोई नॉन ग्रीन लीफ है तो वो खाना नहीं बना रही। चलो ठीक है, हमने सोच लिया कि ठीक है वो खाना उतना नहीं बना रही जितना उसको बनाना चाहिए, पर खाना तो प्रिपेयर कर रही है, प्रिपेयरिंग फूड तो प्रिपेयर कर रही है, तो क्या ये अलाइव नहीं है, या ये फूड प्रिपेयर नहीं कर रही? चलो तुम्हारी भी मान ली, तो क्या ये अलाइव नहीं है? भाई ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अभी भी क्या है, अलाइव है। तो मोटू कह रहा है पतलू मैं अभी भी नहीं मान रहा, नहीं मैं प्लांट को ग्रीन नॉन ग्रीन वो खाना बना रहे नहीं बना रहे उसके बेसिस पर लाइव अलाइव नहीं मान रहा। तो वो कह रहा है चलो ग्रोथ के बेसिस पर देखते हैं। उसने क्या बोला, चलो ग्रोथ के बेसिस पर देखते हैं। तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बेसिस पर देखते हैं। तो ग्रोथ जब हो रही है, उसने बोला कि मेरे पास दो प्लांट है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट मेरे पास ये है। तो एक ट्री ली उसने और एक ग्रासेस ली। तो ट्री और ग्रासेस को देखकर उसने क्या बोला कि जो ग्रासेस है वो तो मुझे नॉन ग्रोइंग दिख रही है,
ठीक है, ग्रो नहीं कर रही। तो मोटू ने बोला ये ग्रो नहीं कर रही तो मुझे तो दिख नहीं रहा, तो ये तो नॉन लिविंग है। ये जो पेड़ है, ये पेड़ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो ये लिविंग है। तो पतलू कह रहा है नहीं, दोनों के दोनों क्या है, अलाइव हैं। दोनों के दोनों क्या है, अलाइव हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, पर अपनी हाइट के बेसिस पर वो क्या है, नॉन लिविंग नहीं कह सकते हो आप उसको, कि अगर वो हाइट इंक्रीज नहीं कर रहा तो आपको क्या ग्रोथ नहीं दिख रही, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तब इस मोटू को समझ में आया, इस मोटू को समझ में आया, अरे हाँ, इन ऑर्गेनिजम्स के तो अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। सिर्फ बाहर से चेंजेस देखकर हम नहीं बता सकते कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वहीं पर ये बात प्रूव हो गई है कि विजिबल मूवमेंट्स डज नॉट गिव अ डेफिनेशन ऑफ अलाइव और नॉट अलाइव। तो ये बातें आपकी एनसीईआरटी ने समझाई हुई है इन अ फर्स्ट पैराग्राफ। उन्होंने हमें समझाया कि एक लिविंग और नॉन लिविंग सिर्फ बाहर से देखकर हमें पता नहीं चलता है, हमारी इंटरनल भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, ए पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो वहीं पर फिर हम एक लाइफ को किससे काउंट करते हैं, बाय सीइंग या बाय विजुअलाइजिंग द, क्या जानने के लिए, एक लाइफ जो है, एक लाइफ किस पर डिपेंड कर रही है। अगर हमने बोला कि समवन इज लिविंग, तो लिविंग का मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक रिएक्शंस या डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या आ गया भाई, चलो इतना तो हमें समझ में आ गया था पीछे कि हम किसी लाइफ को बाहर से मूवमेंट देकर नहीं बता सकते, हमें उसकी इंटरनल चीजों के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो एक लाइफ है, वो लाइफ किस पर डिपेंड कर रही है, मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड कर रही है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक पर्सन की बॉडी के अंदर कंडक्ट हो रही है, ऑल द biochemical reactions all the biochemical reactions all the biochemical reactions occur inside the body of a person या of an person। तो उसके बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उस पर्सन की बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह से, अच्छा आपको पता है हमारी पेट है, पेट क्या करता है, डाइजेशन करता है खाने की। तो वो डाइजेशन हो रही है, उस डाइजेशन को करने के लिए फूड को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो खाना है उस खाने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई क्या कंडक्ट हुई होगी बेटा, रिएक्शन कंडक्ट हुई होगी, जैसे हम बाहर लैब में रिएक्शंस करते हैं। और यही रिएक्शंस अगर हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंडक्ट कर दी, तो उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन पर्सन, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो कोई खाना है, उस खाने का ब्रेकडाउन कर दिया, अब ब्रेकडाउन करने के लिए वहां पर रिएक्शंस हुई होंगी। अब ये तो बात होगी सिर्फ एक स्टमक की, ये किसकी बात होगी, सिर्फ एक स्टमक की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट बॉडी का मतलब स्टमक, लीवर, ब्रेन, आईज, हर जगह जो रिएक्शंस हो रही है उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है, इट इज अ एक्चुअल टर्म जो हमें बताता है अ पर्सन इज अलाइव और पर्सन इज नॉट अलाइव। अब यहाँ इससे हमें पता चल सकता है कि कोई पर्सन अलाइव है या नॉट अलाइव है।
तो मिस्टर मोटू दोबारा आ गए। तो मिस्टर मोटू, अब आपको समझ में आया कि एक पर्सन लाइव और अनलाइव कौन सा होता है। तो इसने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ, मुझे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही मेटाबॉलिज्म मुझे क्या बताता है कि कोई पर्सन अलाइव है या नहीं अलाइव है। तो कहता है पतलू मुझे समझ में आ गया, है कि भाई इंटरनल बॉडी ही हमें बता सकती है कि कोई पर्सन अलाइव है या नॉट अलाइव है। चलो, अब ये जो मेटाबॉलिज्म कितने तरह का हो रहा है हमारी बॉडी में, ये भी यहीं पर समझ लो। ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म कितने तरह का हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी यहाँ समझ लो। तो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स का होता है बेटा? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा मैम, 2 टाइप्स का मेटाबॉलिज्म का मतलब, वन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का वर्ड से मीनिंग याद रखना, इट इज रेफर्स टू द सिंथेसिस। यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, बन रही है। और कैटाबॉलिज्म टूटना, कट कर जाना। इट मींस कैटाबॉलिज्म में कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। कोई ना कोई चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही है। तो यहीं से हमारा मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब आप लोग ये समझ रहे हैं, ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, इस कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर जो हमने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पढ़ा, क्या यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिला? किस बेसिस पर ये सिंथेसिस और किस बेसिस पर ये ब्रेक डाउन हो रहा होगा? तो यहीं पर समझो कि जहां पर सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस कैसे कंडक्ट होती है? जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्टेड इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब जो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है बेटा, दीज मॉलिक्यूल्स आर द एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स। अब इसको ऐसे समझो, अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत बायो आती है तो उसको ये पता होगा कि एक फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, छोटे छोटे इन मॉलिक्यूल्स को लेकर हम क्या बना लेते हैं, C6H12O6, एक ग्लूकोज बना लेते हैं। कुछ बच्चों को अगर ये पता हो, तो यहाँ पर ये क्या थे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बना दिया, एक बहुत बड़ा एनर्जी का मॉलिक्यूल बना दिया। इट मींस जब ये एनर्जी का मॉलिक्यूल बन गया, एनर्जी का मॉलिक्यूल बनने के बाद अब इसमें से हमें एनर्जी निकालनी है, बना ली एनर्जी मॉलिक्यूल, अब हमें एनर्जी भी निकालनी है। तो किसी भी चीज का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और उस बनी हुई चीजों को ब्रेक करके उसमें से क्या निकाल लेना, एनर्जी का निकाल लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को जब मैंने दोबारा से किसमें चेंज कर दिया, ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, पर अब इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ और क्या रिलीज हुई है बेटा, इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ अब साथ में और क्या रिलीज हुई है, एनर्जी भी रिलीज हुई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एक बेस लाइन आपको समझ में आ गई है कि एनाबॉलिज्म के अंदर हम सिंथेसिस पढ़ेंगे और कैटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। वहीं पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। एनाबॉलिज्म कंटेन्स प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस आती है आपकी, फोटोसिंथेसिस आती है। वहीं पर कैटाबॉलिज्म में आपकी कौन सी प्रोसेस आती है, हियर कम्स द प्रोसेस रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस आती है यहाँ पर, रेस्पिरेशन। अब ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, अगर मैं इसी डेफिनेशन को एक और तरह से मॉडिफाई कर दूं, अब किसकी डेफिनेशन, जैसे हमने यहाँ पर मेटाबॉलिज्म पढ़ा, एनाबॉलिज्म पढ़ा, कैटाबॉलिज्म पढ़ा। अगर मैं मेटाबॉलिज्म को बोलूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन की जगह मैंने लिख दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मैम क्या कोई फर्क पड़ा? ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती क्या? अगर मैं बोलूं पूरी बॉडी में एक पर्सन है, उसकी पूरी बॉडी में 1000 सेल्स है,
उस 1000 सेल्स की टोटल रिएक्शन को हमने बोला मेटाबॉलिज्म। उस 1000 सेल में टोटल रिएक्शन को हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म। वहीं ईच सेल, हर सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, हर सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन 100 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है बायोकेमिकल रिएक्शन, किसके अंदर? वन सेल के अंदर। तो इन्हीं सारी ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दोबारा समझो कि एक पर्सन है, उस पर्सन के अंदर 1000 सेल थी, 1000 सेल के टोटल को हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म बोला। टोटल जितनी भी उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही थी, टोटल को। फिर मैंने क्या किया, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन वर्ड है वो मैंने एक सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी एक सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसके टोटल को मैंने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस occur inside a particular cell, inside a particular cell, या तो आप सेल के बेसिस पर मेटाबॉलिक रिएक्शन बता सकते हो, पर्टिकुलर सेल टिश्यू के बेसिस पर, या फिर ऑर्गन के बेसिस पर। तो एक ऑर्गन के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, दोज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस एट ऑर्गन लेवल। एक टिश्यू के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन एट टिश्यू लेवल। एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन एट सेल लेवल। और इन सब के अंदर कलेक्टिवली के लिए वर्ड क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड एज मेटाबॉलिज्म। इट इज यूज्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज अ हेडमास्टर, देन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसके अंदर आप एक क्लासरूम ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है कि आपने कितनी सेल्स को इंक्लूड किया है। पर पूरी बॉडी के लिए क्या टर्म यूज होगी? मेटाबॉलिज्म। और जब हम पार्ट्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। तो यहां से आपको पता चल गया। तो आज आपको ये बोलना है कि कोई पर्सन अलाइव और नॉट अलाइव है तो उसका बेसिस क्या होगा। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये हमने पढ़ा क्यों? व्हाई वी रीड अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो रीजन क्या था इसका? रीजन था, या आप बोल सकते हो अब इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन डजंट डिस्क्राइब समवन इज अलाइव और नॉट अलाइव। तो विजिबल मूवमेंट हमें नहीं बताती है, डजंट टेल। दोबारा लिख रही हूं मैं लाइन, डजंट टेल वेदर समवन इज अलाइव और नॉट अलाइव। नेक्स्ट उसने बोला एक लाइव और नॉट अलाइव कौन बताता है? द मेटाबॉलिक, या आप बोल सकते हो इसको हम स्मॉल लेवल से लेकर चलेंगे, द बायोकेमिकल रिएक्शंस, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या फिर मेटाबॉलिज्म, या फिर मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, डिफाइन करता है, डिफाइंस someone is alive or not alive, defines someone is alive or not alive। तो यही चीजें बताती है कि कोई अलाइव है या नॉट अलाइव। चलिए तो यहां से लिविंग और नॉन लिविंग का हम पता लगा लेंगे। अब कोई भी अलाइव या नॉट अलाइव है तो यहीं पर एक पर्सन आए, उसने एक और क्वेश्चन पुट कर लिया। क्या
क्या क्वेश्चन पुट किया उन्होंने पूछा चलो वायरसेस की बात करते हैं। चलो इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जब तक हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है तो हम जिंदा है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाएंगी तो हमें क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नॉट अलाइव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वायरसेस के केस में क्या है, इज वायरस इज अलाइव और नॉट अलाइव, एक वायरस अलाइव है या नॉट अलाइव है, अब आप ये बताओ। तो वहीं पर उन्होंने बोला कि एक वायरस को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ये वायरस जो है, इस वायरस ने अगर किसी सेल को इन्फेक्ट किया, किसी सेल को इन्फेक्ट किया, तो मैंने सीधा सेल लिख दिया बेटा, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि किसी वायरस ने किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया। अब पर्सन भी किसका बना हुआ है, सेल का ही तो बना हुआ है। एक पर्सन भी किसका बना हुआ है, सेल का, बिकॉज 9th क्लास में आपने पढ़ा है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। आपने पढ़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हम लोग सेल के ही बने हुए हैं। अगर हम अपनी एक सेल को हमने क्या बोल दिया कि वायरस ने सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करके वहां पर अपना क्या बना लेता है, घर बना लेता है, लीव इनसाइड द सेल, लीव इनसाइड द सेल, उस सेल के अंदर रह रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। देखो एक वायरस था, उसने सेल को इन्फेक्ट किया, लीव इनसाइड द सेल, तो ऐसे टाइप के वायरसेस को हम क्या बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे। अब मैंने टाइप किया, अगर यही सेम वायरस बेटा, यही सेम वायरस कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, यही सेम वायरस कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सेम वायरस, एक ही वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने एक वायरस बना दिया, हम इसी वायरस की बात कर रहे हैं। अगर ये वायरस किसी सेल में है, अगर ये वायरस किसी सेल में है, तो उसी, या बोल सकते हो इस वायरस को हमने क्या कंसिडर किया, अलाइव कंसिडर किया। अगर यही सेम वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, नॉट अलाइव कंसिडर करेंगे, इट इज नॉट अलाइव। तो ये वायरस के लिए टर्म्स प्रोवाइड की गई कि अगर वायरस ने इंफेक्शन किया है तो वो क्या है, अलाइव है। अगर वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या है, नॉट अलाइव है। तो यहीं पर और भी टर्म्स पढ़नी है। क्या टर्म्स पढ़नी है हमें, जब एक ऑर्गेनिज्म, इफ वन ऑर्गेनिज्म लाइफ डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड बोलते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है तो उस मोड को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ लिविंग, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ लिविंग। तो इट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला ऑर्गेनिज्म किसको डिफाइन कर रहा है, एक वायरस को, और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये किसका है, सेलुलर या कोई भी पर्सन। तो जब एक वायरस की लाइफ कि वो लिविंग होता है, वो किसकी प्रेजेंस में लिविंग है, जब वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, प्रेजेंट है। तो अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन किस तरह का पैरासाइट हो गया, एंडो पैरासाइट हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग, वायरसेस आर एंडो पैरासाइट। वायरसेस क्या है हमारे, यहाँ पर अगर हम वायरस का पहला फीचर लिखे तो वायरसेस आर एंडो पैरासाइट। वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर अपनी लाइफ को क्या करता है, स्पेंड करता है। तो एक जो वायरस है, दिस वायरस इन्फेक्ट द सेल, और इसी सेल ने इसको क्या बनाया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। तो इट मींस इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी लाइफ जीने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ लिविंग बोलते हैं। अब ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ लिविंग थी वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर थी, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एंडो पैरासाइट बोल दिया। अब यहीं पर नेक्स्ट क्या आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेफर करता है अपनी लिविंग किसी और के अंदर रहने में, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। So what is a parasite? It is an organism that prefer to live inside the another organism.
व्हाट इज होस्ट? अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोला है तो उसका मतलब क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट या इन विच एन अनदर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है बाय लिविंग इनसाइड इट, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बहुत सिंपल है। पैरासाइट समझ में आ गया आई थिंक आपको ये डेफिनेशन। तो पैरासाइट क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अनदर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म? क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनिज्म इन विच एनी अनदर ऑर्गेनिज्म कम एंड लिव इनसाइड इट्स बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। चलिए, तो इन्वायरमेंट में है जब ये वायरस, तो उसके पास तो कोई सेल है नहीं ना, उसके पास कोई मशीनरी है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं कि इट इज अ नॉट अलाइव। तो यहां पर एक और बात आती है, so virus when they are present in an environment their structure are present in crystalline form। crystalline form का मतलब क्या होता है? आपने नमक देखे, नमक के दाने, क्रिस्टल, उनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल क्रिस्टल। तो जब वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है बेटा, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल बना के नॉन लिविंग फॉर्म में कहीं कहीं पड़ा रहता है, जिसका कोई अगर जैसे इसको सेल मिल गई, जैसे इसको सेल मिल गई उसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर का मतलब कि इसके बॉडी में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या हो जाएंगी या बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलो भाई, इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो अब यहाँ पर हमारी क्वेश्चन क्रिएट हो रही है कि अब बता दो भाई एक लिविंग को लिविंग क्यों बोला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। उन्होंने बोला डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक। देखो फिर से वर्ड आ गया, करेक्टरिस्टिक का मतलब जो सिर्फ लिविंग के पास ही प्रेजेंट हो। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। अब इस करेक्टरिस्टिक को आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो, वैसे तो एग्जांपल्स बहुत सारे, जैसे हनी है, हनी भी ही बना सकती है, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हनी इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हनी बी। तो इसी तरह से यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि सम करेक्टर्स इज अटेन्ड बाय दैट ओनली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो वहीं से उसने पूछा कि लिविंग के करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दैट इज योर, वो उसकी मूवमेंट शो ना। देखो मूवमेंट तो वो शो करता है, पर कैसी मूवमेंट? जरूरी नहीं है कि वो विजिबल हो या जरूरी नहीं है वो नॉट विजिबल हो, पर वो कैसी भी मूवमेंट हो पर वो लिविंग तो है। अब विजिबल के अंदर आ जाता है हमारे हाथ पैर हिलना, नॉन विजिबल के अंदर कौन सी आ जाती है? बहुत मॉलिक्यूलर मूवमेंट। नॉन विजिबल के अंदर क्या आ जाती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना वो क्या बताता है हमें? नॉन विजिबल मूवमेंट्स के बारे में बताता है। वहीं पर नेक्स्ट क्या है? कोई लिविंग क्यों है? हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक बेंच लिविंग इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके पास सेल प्रेजेंट नहीं है। Having cellular organization. What is this cellular organization? 9th क्लास में आपने पढ़ा है। Cell forms the tissue, tissue form the tissue system, tissue system से फिर क्या बनता है? There becomes the organ, organ से क्या बनता है? Organ system, and organ system से क्या बनता है? Complete organism बन जाता है। तो इस तरह का सिस्टम जिसके अंदर प्रेजेंट हो वही क्या कहलाता है? एक लिविंग कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ रीजनरेशन। That is called power of regeneration. They having a power of regeneration. What is this regeneration? Regeneration क्या होता है? When an injured or या बोल सकते हो wounded, injured or wounded part of our body regrow। जब हमारा कोई इंजर्ड पार्ट या कोई वाउंडेड पार्ट क्या हो जाए? रीग्रो हो जाए, तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन क्या होता है? या इसी के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में यूज भी कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, अब ये क्या भारी वर्ड आ गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेल्स का बनना,
और ऐसी सेल्स जो खुद बन रही है तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल की है। अगर सेल ही टूटकर या सेल ही डैमेज हो गई है तो सेल ही बनेगी। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्स is also called regeneration। and last हमारा क्या है, that is movement या molecular movement in cell। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द सेल वो भी एक क्या दर्शाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस लिए जरूरी होती है, फॉर मेंटेनिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस किस के लिए जरूरी होती है, इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, टू परफॉर्म मेटाबॉलिक या बोल सकते हो टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ डेली एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए यूज होता है। डेली एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये हर कंडीशन में हो रही है, वेदर अ पर्सन इज वॉकिंग, वेदर अ पर्सन इज स्लीपिंग, वेदर अ पर्सन इज रेस्टिंग, हर केस में क्या है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, एक्टिव है। इन एवरी केस दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर एक्टिव, हर केस में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, एक्टिव है। ओके, नेक्स्ट यहीं पर आता है क्वेश्चन। तो लिविंग तो हमने समझ लिया, इट मींस इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, अगर हम इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को कुछ बेसिक प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड कर दें तो वही उन्हीं प्रोसेसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो यही जितनी भी प्रोसेसेस या जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, अगर उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के हमने ग्रुप्स बना दिए तो उन ग्रुप्स के लीडर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसके लिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखती है, व्हाई आई एम राइटिंग द लाइंस, क्योंकि इसी पर ही असर्शन रीजन बोर्ड हमें बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये जो लाइफ प्रोसेस है, दिस लाइफ प्रोसेस इज डिवाइडेड मेजरली इनटू, देखो ये जो लाइफ प्रोसेस है ये कितनी प्रोसेसेस में डिवाइड होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5। लाइक पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन, बिल्कुल बिना खाने के तो कैसे चलेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उसने खाना खाया है उस खाने का क्या होना चाहिए, डाइजेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, हियर वी यूज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद जितना खाना खा चुका है वो तो माउथ में खाया ना उसने, वो हर बॉडी की सेल तक जाना चाहिए, तो वहां पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, सर्कुलेशन। खाना खाने के बाद क्या सारा ही खाना हमारी बॉडी ने ले लिया, नहीं, कुछ वेस्ट भी बनाया, तो वहां से हमारा क्या आता है, एक्सक्रीशन। और इन सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या आता है, इन सब के फादर आते हैं, या दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि इन सभी प्रोसेस का एक रेगुलर, एक सिक्वेंशियल मैनर में होना, एक हेल्दी मैनर में होना, उसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और उसी के अंदर या आप बोल सकते हो कि ब्रेन को हम क्या पढ़ेंगे, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो एक लाइफ प्रोसेस है दैट कंटेन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। This control and coordination having a complete separate chapter, जहां पर हम इस control and coordination के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, what is the nutrition? The food we eat, फूड का खाना, फूड ईटन, उसका यूटिलाइजेशन,
उसका यूटिलाइजेशन, कि उसको यूटिलाइज कर लिया हमने, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर कोई भी खाना यूटिलाइज होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो न्यूट्रिशन में काउंट नहीं होता है। तो फूड वी ईटन एंड वी यूटिलाइज इट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, क्या हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना फूड का, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, to produce energy, that is called respiration. Transport of different molecules, transport of different molecules throughout the body, different molecules throughout each and every cell of our body is called circulation. What is excretion? The undigested food that excrete out from the body of organism, from the body of organism, उसको हम क्या बोलते हैं, excretion बोलते हैं, that is called excretion. What is control and coordination? To control all life processes for its regular conduction in sequential manner, in sequential manner उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो यहां से आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया है कि हमें किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को क्या करना है, रीड करना। अब वहीं पर एक स्टोरी हमें पता चलती है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मस्ट है, ये तो बात पक्की हो चुकी है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म करता है अपनी बॉडी के अंदर। हाँ भाई, उसके बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मुझे ये बताओ, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट करने के लिए क्या उसको एनर्जी की नीड नहीं है? इट नीडेड एनर्जी टू परफॉर्म इट। भाई उसको एनर्जी की नीड है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट करने के लिए। अब जो उसको इस एनर्जी की नीड है, ये जो एनर्जी की नीड है, ये एनर्जी कहां से मिलेगी? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ये एनर्जी कहां से आएगी उसके पास? फूड से आएगी। अब जो ये फूड है, ये फूड एक ऑर्गेनिज्म कहां से ले सकता है? बेटा आप क्या बोलोगे कि मैम ये फूड या तो खुद बनाएगा एज अ फॉर्म ऑफ ऑटोट्रोफ्स, या तो ये फूड क्या कर रहा है, सेल्फ बना रहा है उसकी बॉडी के अंदर अपने आप से, या ये फूड कहाँ ले रहा है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। या तो वो खुद बना रहा है या फिर वो क्या ले रहा है, बाहर से कंडक्ट कर रहा है इस फूड को, भाई बाहर से ले रहा है इस फूड को। तो वहीं से क्या बन जाता है कि whether it is making food itself or whether it is taking food from outside। अब जब इसने फूड ले लिया बाहर से या इसने खाना ले लिया तो इसके पास एनर्जी आ गई। तो इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब जो ये फूड का कैरी करना, इसी प्रोसेस को मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को हमने क्या बोला था, न्यूट्रिशन। इसी को हमने न्यूट्रिशन बोला था। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ फूड and utilize it, intake of food and utilize it for maintenance, ताकि हम मेंटेन कर सकें किसको, for maintenance of cell tissue and organs, for maintenance of cell tissue and organs। अब यहीं पर उन्होंने बोला ये फूड जो है, ठीक है इतना तो पता चल गया कि एनर्जी के लिए हमें फूड खाना होता है, क्योंकि उसी से ही हमारी सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या करती है, डिपेंड करती है। पर ये खाना है क्या, व्हाट इज दिस फूड? तो आप लोग बोलोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, दीज ऑल आर द फूड, जहां पर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। पर यहां पर क्या लिखा उन्होंने, एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन, यहीं पर एनसीईआरटी की लाइन लिखती है न्यूट्रिशन के लिए, एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन, एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन कार्बन बेस्ड फूड,
कार्बन बेस्ड फूड या कार्बन बेस्ड सोर्सेज. An organism is depend upon carbon based sources. What is this carbon based sources? बेटा carbon based sources are those carbon hydrogen oxygen combining compounds. Those trap energy in their molecular formula. जहां पर एनर्जी ट्रैप है इन कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं. तो व्हाट इज दिस कार्बन बेस्ड सोर्सेज? अब ये जो कार्बन बेस्ड सोर्सेज है, ये कार्बन बेस्ड सोर्सेज ऑटोट्रोफ्स क्या कर लेते हैं, दे डेवलप इटसेल्फ, ये खुद से डेवलप कर लेते हैं कार्बन बेस्ड सोर्सेज को, एंड दे eaten autotrophs to get this carbon based sources. ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को ही ईट कर लेते हैं. ये क्या कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को ही ईट कर लेते हैं टू गेट दिस कार्बन बेस्ड सोर्सेज, कार्बन बेस्ड सोर्सेज को लेने के लिए. चलिए अब ये जो फूड है, तो क्या फूड के लिए जब हमें पता चला कि कोई तो अपने आप से खाना बना रहा है कार्बन बेस्ड सोर्सेज और कोई दूसरों से कार्बन बेस्ड सोर्सेज ले रहा है, तो इसी तरह से एक लाइन लिखते हैं हम, तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस. हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होती है. हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है. कोई अपना खाना खुद बना रहा है और कोई किसी और पर क्या है, डिपेंड करता है. तो ये भी आपको वन ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. अगर एनसीईआरटी या बोर्ड आपको लिखकर दे दे कि हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, तो दैट इज ट्रू. हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस है. ऑल्सो एवरी ऑर्गेनिज्म, वहीं से हम आगे चलते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग different processes for its utilization also. For its utilization मतलब खाने बनाने का भी तरीका हर एक का अलग है और खाने को कंज्यूम करने का भी तरीका हर एक का अलग है. पर एक बात बहुत सिंपल, खाना बनाने के बाद और खाना खाने के बाद every organism will undergo a same process, और उस सेम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. मीनिंग न्यूट्रिशन हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है कि किस तरह से वो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से वो खाना क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. यूटिलाइजेशन के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म एक कॉमन प्रोसेस रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन? जहां पर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस, जहां पर ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करके स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस में कवर या कन्वर्ट कर दिया जाता है. किस लिए कन्वर्ट किया हमने, एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ब्रेक किया, टू ऑब्टेन एनर्जी. साथ में क्या ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये जो रेस्पिरेशन है, इसमें हमने कार्बन बेस्ड फूड बनाया था, कार्बन बेस्ड जो फूड हमने बनाया था, उस कार्बन बेस्ड फूड को हमने ब्रेक किया और ब्रेक करके हमने क्या प्रोड्यूस कर ली, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली. उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. पर क्या रेस्पिरेशन, ठीक है मैम, ये इवेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो क्या ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है? अभी आपने बोला कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर इवेंट, एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर इवेंट. हर एक ऑर्गेनिज्म का इवेंट क्या है, सिमिलर है. ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इवेंट सिमिलर है. पर ये सिमिलर किस बेसिस पर है, ब्रेकडाउन के बेसिस पर सिमिलर. ये ब्रेकडाउन हो रहा है, पर हाउ दिस ब्रेकडाउन अकरिंग, पर ये ब्रेकडाउन किस तरह से हो रहा है.
ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इस ब्रेकडाउन को करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म इस ब्रेकडाउन को करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म इस ब्रेकडाउन को करते हैं क्या क्या करके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कुछ करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहीं से रेस्पिरेशन किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, वो तो ब्रेकडाउन रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, पर वो ब्रेकडाउन किस तरह से हो रहा है, ऑन दैट बेसिस रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक एंड कैन बी अनएरोबिक। रेस्पिरेशन क्या हो गई, एरोबिक और अनएरोबिक। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है वो क्या हो गई, एरोबिक रिएक्शंस, और जो रेस्पिरेशंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है वो क्या होगी, अनएरोबिक रिएक्शन। पर इतना क्लियर है हर एक रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी का प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए यहीं से हम रेस्पिरेशन के दो बेसिक पॉइंट सीखते हैं। तो ये जो बेटा रेस्पिरेशन है, पहली बात दिस इज अ कैटाबोलिज्म रिएक्शन। कैटाबोलिज्म याद आया, जहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, कटिंग हो रही है, कट लग रहा है यहाँ पर, तो दैट इज अ कैटाबोलिज्म। ये क्या शो करता है, या कैटाबोलिज्म शो करता है, कैटाबोलिक रिएक्शंस है ये। पर ये जो रेस्पिरेशन है इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। और क्या यूज किया जाता है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। व्हाट इज दिस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ये क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वहीं से ये टर्म आई है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, तो आगे जाकर या बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं एक बेसिक से आपको समझाती हूँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस को। तो हम अपने मतलब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। अब केमिस्ट्री वाले बच्चे थोड़ा दूर रहे इससे, ठीक है। तो ये ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए, किसी को डोनेट कर दिया और ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। तो हु लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका। and these electrons are given to the another molecule, किसको दे दिए, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो given to any another molecule, जिस मॉलिक्यूल्स को ये इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया या रिडक्शन हो गया उसका। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं, ये प्रोसेसेस कहाँ कंडक्ट हो रही है, हमारी रेस्पिरेशन में कंडक्ट हो रही है। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। चलिए, तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया, न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया। तो रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी बनेगी उससे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, कंडक्ट होती है। चलिए, अब यहीं पर एनसीईआरटी नेक्स्ट हमें क्या बताती है कि देयर इज क्या लिखती है, वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमें बताती है कि लाइफ प्रोसेस लोकेशंस, क्या क्वेश्चन है उनका कि लाइफ प्रोसेस लोकेशंस एंड मेथड्स शो अ ग्रेट डिफरेंस या अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेनिंग ओनली सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहां पर क्या प्रेजेंट हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, और जहां पर हमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ये सारी डिफरेंट क्वांटिटीज देखने को मिलती है। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उस ऑर्गेनिजम्स में अगर हम ऑन बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बात करें, तो उन्होंने बोला लाइफ प्रोसेस की जो लोकेशंस और जो मेथड्स हैं वो किस तरह से डिफरेंस कोज करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के केस में।
तो यहाँ पर अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्या आप कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बता सकते हो? यस, बिल्कुल, आपने पढ़ा भी होगा अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है? There is a presence of no specific organ. पहली बात, unicellular organism doesn't containing any specific organ. बिल्कुल, ये तो मैम लिखने की बात ही नहीं थी, हमें पता है सिंगल सेल के बने होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, every life process, every reactions of life process is कंडक्ट बाय सिंगल सेल। किसने कंडक्ट करी? एक सिंगल सेल ने कंडक्ट की है। तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कि एक ही सेल में सारी रिएक्शंस कंडक्ट होगी। सारी रिएक्शंस का मतलब, पहला आता है फूड का इंटेक करना। फूड का इंटेक मतलब न्यूट्रिशन। फिर आता है गैसियस एक्सचेंज करना। गैसियस एक्सचेंज आता है रेस्पिरेशन या एनर्जी का बनाना। सो गैसियस एक्सचेंज करना। नेक्स्ट आता है फूड का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन। फूड का क्या होना? डाइजेस्ट होना। देयर कम द डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आप बोल सकते हो वेस्ट का रिमूव होना, वेस्ट रिमूवल। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ऑल प्रोसेसेस डन बाय द सिंगल सेल। मान लो ये बैलून जो मैंने बनाया है, दैट रिप्रेजेंट अ सेल। ये एक सेल है। तो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या की है, इस सिंगल सेल ने परफॉर्म की। मैम ये कैसे परफॉर्म कर रहा है? हाउ इट इनटेक फूड। एक यूनिसेलुलर सेल एक फूड को इनटेक कैसे करती है? थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर जिसने सेल चैप्टर पढ़ा है तो 9th में एक सेल है, इस सेल को कोई फूड दिख गया, तो जहां पर सेल के अंदर कोई सब्सटेंस इंसर्ट हो रहा है बाय एक्सटेंडिंग द मेम्ब्रेन, ये सेल अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगी और क्या कर लेगी? इसको एंट्री दिला देगी अपनी सेल के अंदर। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देखो दो प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस और एंडोस्मोसिस, दोनों में ये डिफरेंस है। ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, अपने आप मॉलिक्यूल क्या चला जाता? अंदर चला जाता। पर जहां पर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है किसी की इनटेक के अंदर, तो वहां पर हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एंडोसाइटोसिस यूज करते हैं। या वहां पर वर्ड हम क्या यूज करते हैं? साइटोसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? ये बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन का मतलब गैसेस इनटेक हो रही है या बाहर जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। वहीं पर फूड डाइजेशन ये कैसे कर रहे हैं? नॉर्मल साइटोसोल से। व्हाट इज अ साइटोसोल? अगर साइटोसोल आपको याद हो तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म में कंडक्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। और यही मूवमेंट करता करता वो क्या कर देता है? सारा डाइजेशन कर देता है। अब इस डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया, उस वेस्ट मटेरियल को भी ये इसी तरह से कलेक्ट करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो इस सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल है, तो यहाँ वेस्ट मटेरियल क्या होगा? सेल की मेम्ब्रेन के पास आएगा, उस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी वो मेम्ब्रेन। जो एक देखो, हर एक मॉलिक्यूल वेस्ट मटेरियल जब बनता है तो वो इकट्ठा हो जाता है एक मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते थे? वैक्यूल बोलते थे। जिसने लाइसोसोम अच्छे से पढ़ा उसको पता होगा, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल एक मेम्ब्रेन, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और ये बंद होकर क्या हो जाएगा? सीधा ये जो मेम्ब्रेन थी तो सेम ही, जैसी बाहर मेम्ब्रेन वैसी अंदर मेम्ब्रेन, सबने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर। अगर इसके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन होगी वो सारी सिमिलर होगी एक सेल की बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसके लिए घुलना बहुत आसान है उस मेम्ब्रेन के साथ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ये फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। तो वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट। तो सारा का सारा काम कौन कर रही है? एक सिंगल सेल कर रही है और इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी नहीं।
नेक्स्ट क्या बोला गया, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने तो ये सारी कंडक्शन करी, वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है कि टिश्यूज है उसके पास और ऑर्गन्स है उसके पास, ऑर्गन सिस्टम्स है टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। हमारे पास तो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, हमारे पास तो सिंगल सेल है, पर आपके पास क्या है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो यहीं से क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये पता चला कि why unicellular organism conduct all reactions in such simple way, या in such simple क्वालिटी आप बोल सकते हो कि किस तरह से ये परफॉर्म कर लेता है एक ही बार में सारी रिएक्शंस को। तो उन्होंने बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किससे, एनवायरनमेंट से। डायरेक्ट इन्वायरमेंटल कांटेक्ट है इसका, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल कांटेक्ट। अच्छा, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होगा क्या, became easy to perform all biochemical reactions by a single cell, या to perform all life processes by a single सेल। इसी वजह से एक सेल क्या कर लेती है, सारे के सारे काम बहुत इजीली कर लेती है, क्योंकि इसके पास बर्डन नहीं है। देखो, ज्यादा सेल का मतलब ज्यादा फूड, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहीं पर हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेक्स द ऑल लाइफ प्रोसेसेस वेरी सिंपल फॉर देम। तो इसी को एनसीईआरटी क्या लिखती है, नो कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रेजेंट इन देम। यूनिसेलुलर के पास कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसलिए वो हर एक एक्टिविटी को क्या करते हैं, बहुत सिंपल वे में परफॉर्म कर लेते हैं। जबकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। पहली बात तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या है, बॉडी डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड, साइज ऑफ बॉडी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ज्यादा सेल्स की वजह से क्या हो गया, साइज ऑफ बॉडी भी इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन था और साइज ऑफ बॉडी भी बहुत बड़ा था। एंड ऑल्सो देयर इज not all cells are in contact with environment। क्या मेरी हार्ट की सेल environment से कनेक्टेड है, नहीं है। सिर्फ स्किन की सेल मेरी environment से कनेक्टेड है, आईज की सेल्स मेरी environment से कनेक्टेड है। तो these are the cells या some other cells भी हैं जो क्या है, environment से कनेक्टेड है, पर मेरी बॉडी की हर एक सेल environment से कनेक्टेड नहीं है। तो हर एक सेल का जो मेटाबॉलिज्म, तो यहीं पर हमारे पास क्या आता है, इसी को हम और क्या लिखते हैं, सो टू इंश्योर ईच एंड एवरी सेल मेंटेन मेटाबॉलिज्म, ताकि हर एक सेल अपना काम अच्छे से कर सके। वी डेवलप डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, इसीलिए हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई है। डिफरेंट टिश्यू सिस्टम की क्या हुई, और डिफरेंट टिश्यू सिस्टम की क्या हुई, हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट, डिफरेंट टिश्यू डेवलप्ड। और यही टिश्यूज फिर हमारी कौन कौन सी प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं, हेयर वी गोज ब्रीदिंग, हेयर वी गोज ट्रांसपोर्टेशन, हेयर वी गोज सर्कुलेशन,
ट्रांसपोर्टेशन का होना, सर्कुलेशन का होना, इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, या फिर एक्सक्रीशन। तो अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि यूनिसेलुलर की तो हम पढ़ चुके हैं, सिंपल बॉडी डिजाइन की वजह से जो सारे काम है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थ्रू एंडोसाइटोसिस, थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू साइटोसोल और थ्रू एक्सोसाइटोसिस क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है। ओके, सो बेटा आज हमने जो भी रीड आउट किया है उसको बहुत अच्छे से समझो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड आई ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखो, अटेम्प्ट करके देखो, लिख के देखो, और पूरी स्लाइड के अंदर इनके आंसर्स छुपे हुए हैं डिटेल्ड फॉर्म में, एंड आपके ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और वहीं पर एक छोटी सी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट मिलेगी, विद इन 1 और 2 डेज आप उसको चेक करना, आपको वहां पर एक छोटी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो हर एक लेक्चर के बाद अपलोड की जाएगी। वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बोर्ड्स में अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।